सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग मंजुल भगत जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और आप सभी लोग जिस तरह से इस एकाग्र के साथ जुड़े हुए हैं, सचमुच काफ़ी अच्छा लगता है। और कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं कि कुछ एक लेखकों को, वरिष्ठ लेखकों को लिंक अलग से भेजना पड़ता है और यह भी हम उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और लोग जुड़ जाएं और इसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, आज हम लोग स्वयं मृदुला गर्ग जी का जो संस्मरणात्मक सृजन है, उनका जो संस्मरणात्मक आलेख है, उससे गुजरेंगे। और कोई भी समय हो, विद्यार्थी जीवन की ऊहापोह जो है अपने ढंग से बनी रहती है, क्योंकि हम एक साथ उस अवस्था में अलग अलग विकल्पों को लेकर सोचते हैं। लेखक हो, कलाकार हो या किसी भी अन्य अनुशासन से जुड़े हुए लोग हों, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से, अपनी इच्छा, अपनी सहूलियत, अपने शौक, अपनी मूल प्रवृत्ति आदि के हिसाब से पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। कई बार हमारे ही मित्रगण, हमारे ही सहपाठी कुछ राजनीति भी कर जाते हैं। यह हर युग में होता रहा है। मंजुल जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो इन सब पर स्वयं मंजुल भगत क्या सोचती हैं, हम आज इस पर विचार करेंगे। एक छोटी सी रूपरेखा यहाँ पर बनाते चले, किस तरह से बातचीत करनी है। तो यह देखिए, मिरांडा हाउस, एक बार मैं पुनः उस चित्र को लाता हूं। यह देखिए, मिरांडा हाउस, कुछ यादें, मंजुल भगत। यह एक बेहद समृद्ध और बेहद रोचक आलेख है, संस्मरणात्मक आलेख है, स्वयं मंजुल भगत जी द्वारा लिखित, जिसका उपयोग मृदुला गर्ग जी के उपन्यास मिलजुल मन में भी हुआ है, कुछ परिवर्तन सहित। इस आलेख पर बातचीत करेंगे और इसका पाठ करेंगे। मगर उसके पूर्व मित्रों, आप सभी साथियों के लिए हमने इस आलेख में से कुछ चुनिंदा अंशों को छांटा है, उस पर पोस्टर बनाया है। वह पोस्टर आपके स्क्रीन पर है, तो इसे देखते चलें। इससे हम एक बेहद संवेदनशील रचनाकार के गद्य लेखन को समझते हैं, उसके मिजाज को समझते हैं। यहाँ से यह आलेख शुरू ही होता है। मैं पढ़ता हूँ। एक जमाना बीत गया साहब, क्या उम्र थी, क्या रौनक, क्या शौक। दाखिला पाया अंग्रेजी ऑनर्स में, इंतजाम किया उर्दू मास्टर का। कुछ शागिर्द चुन गिनकर पढ़ने पढ़वाने के लिए जुटाए और फिर मचल गए पास कोर्स में उतरने के लिए। किसी मनचली प्रतिद्वंदिनी ने कानों में फूंक दिया,
मंजुल जाने मन। मंजुल जाने मन, यह क्या ऑनर्स वॉनर्स ले बैठी। साहित्य की मलाई बस ऊपर ऊपर, नीचे तलछट तक पहुंचते पहुंचते 365 × 3, 1095, 1095, इतने ही दिन और इतनी ही रातें किताबों में नाक समोए गारत कर देनी पड़ेगी, और किस्सा, कत्ल और कहानी का पोस्टमार्टम करके उसकी रूह में उतरते उतरते खुद फानी हो जाओगी। हमारी तो सुनकर ही सांस नली में अटक गई। मंजूर लिखती हैं, हमारी तो सुनकर ही सांस नली में अटक गई। तो यह एक छोटा सा अंश हमने पढ़ा, क्योंकि अब इस अंश से हम आगे बात को बढ़ाएंगे, और इस अंश को इसलिए भी पढ़ना आवश्यक था कि मंजुल भगत जी के साथ उनके ही एक क्लासमेट्स ने जिस तरह की राजनीति की, हम उसे यहाँ देख पा रहे हैं, उसकी बात आगे आएगी। तो यह संस्मरण कुछ खास तरीके से है। इस अंश पर भी हम बात करेंगे, और मंजुल भगत जी की इस पुस्तक के इस कहानी संग्रह में भी यह संस्मरण जो है वो संकलित है। इस पर भी हम कुछ बातचीत करेंगे कि इस संस्मरण को लेकर इस पुस्तक की जो भूमिकाकार हैं निर्मला जैन जी, वे क्या सोचती हैं। मंजुल भगत जी के इस संस्मरणात्मक आलेख पर एक बड़े आलोचक का क्या विचार होता है। मगर पहले इस आलेख को पढ़ लेते हैं। और मित्रों, जो अंश अभी हमने पोस्टर में पढ़ा, उसके आगे का पढ़ता हूं, क्योंकि उससे तो आप सुन ही चुके हैं। मैं आगे पढ़ रहा हूं। जब वे कह रही हैं, हमारी तो सुनकर ही सांस नली में अटक गई। उस जमाने में अंग्रेजी की प्राचार्या मिस आचार्य, अब श्रीमती BKRB राव हुआ करती थी। साफ शफाक तलफ़ुज़, एकदम चबा चबा कर शब्दों को उगलती, फिर भी शब्द ठोस के ठोस पूर्ण स्वर कानों में उतर जाते। अच्छी खासी रौबेली शख्सियत थी। मेकअप के साथ दक्षिणी रेशम की आकर्षक साड़ियां सलीकेदार पटलियों में बांधा करती। लड़कियां उन्हें स्मार्ट भी कहती और उनसे खौफ भी खाती। उनसे जाकर तो हमने हाले दिल कह सुनाया कि हम पास कोर्स में तबादला चाहते हैं। तो पहले तो उन्हें यकीन ही न आया। आने पर उन्होंने सरे राह हम पर जवान के वे कोड़े बरसाए कि कानों के लबे जल उठे। तुम लोग हैं कि ऑनर्स की भीख मांगते दर बदर भटकते फिरते हैं, और तुम हो कि तुम यू आर एन इडियट। इस कदर चाहे जाने के बावजूद हम कहाँ मानने वाले थे। हमें तो 365 × 3 दिन रात तबाह होने से बचाने थे। पीछे पीछे लगे रहे जब तक कि उन्होंने हमें पास कोर्स में धकेल ही न दिया। अब एक रचनाकार की आप प्रवृत्ति को देखें कि वह अपने विद्यार्थी जीवन में किस तरह जिद्दी कहिए, किस तरह
अपने अपनी प्रायोरिटी को लेकर सजग है हमारा वह रचनाकार अपनी युवावस्था में, कि अंत आते आते स्वयं को पास कोर्स में ले ही आती हैं, आग्रह करके, मनुहार करके। आगे पढ़ता हूं। मंजुल जी आगे लिखती हैं, वे ऑनर्स से पास कोर्स में आ चुकी हैं। ऑनर्स में उनका एडमिशन हुआ था और एक शातिर सहपाठनी की राजनीति के अंतर्गत हमारी भोली भाली उस समय के लिए मंजुल भगत ऑनर्स छोड़कर पास कोर्स में आती हैं। आगे उस लड़की का जिक्र एक बार और आएगा और आप समझ जाएंगे कि वह राजनीति क्या हुई थी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे पढ़ता हूं। मंजुल लिखती हैं, अब पास कोर्स में हमारे पास 4 विषय थे, चारों यकसा महत्व लिए हुए, न एक अधिक ऑनरेबल न दूसरा सब्सिडरी। अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र और दर्शन, जो 3 हिस्सों में विभक्त था। मनोविज्ञान जो हमें सदा मोहता रहा। मतलब मंजुल जी को मनोविज्ञान विषय प्रभावित करता है और उनके लेखन में भी, उनके चरित्र चित्रण में भी हम उनके पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझ सकते हैं। इसकी नींव लेखक मंजुल भगत के साहित्य में मनोवैज्ञानिक पहलू जो हैं, जो समृद्धि है, जो संदर्भ हैं, उसकी नींव हम उनकी युवावस्था में जाकर भी पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। मनोविज्ञान जो हमें सदा मोहता रहा, नीति शास्त्र और तर्क विज्ञान यानी लॉजिक। उर्दू जो हमें बेहद प्रिय थी, फालतू वक्त में, आगे पढ़ रहा हूं। उर्दू जो हमें बेहद प्रिय थी, फालतू वक्त में पढ़ सकते थे। जी, उर्दू के मास्टर जी पढ़ाते कम और पेशानी से पसीना ज़्यादा पोंछते। ड्रमों के हिसाब से बहता था और रुमाल नहीं तौलिया इस्तेमाल होता था। हम चाहे कितना खुश खत लिखें, वह रिमार्क देते, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जी, आगे लिखती हैं, बड़ी ऊब होती इस जुमले से। धीरे धीरे शागिर्द जो हमने जुटाए थे लापता होने लगे। अब अकेले हमें पढ़ाने में मास्टर जी का तो रोज सोना बात हो जाता, लिहाजा वह सिलसिला बंद ही कर देना पड़ा। अब एक चुटकी लेने का अंदाज और उस समय की परिस्थिति का भी चित्रण। मंजुल आगे लिखती हैं, अंग्रेजी हिंदी साहित्य से हमें मोहब्बत थी। अर्थशास्त्र तो खैर था ही रूखा सूखा, वास्तविकता के ठोस धरातल पर धंसा खड़ा, जिसे जानकी अम्मा जैसी सबल सक्षम आचार्या ने पढ़ाया, घोटाया, औटाया और रटाया। अब ये देखिए हिंदी कैसे खिल रही है, कैसे जो लेखक है बिल्कुल अपने अतीत को, अपने संस्मरणों को स्वयं ही कितना आनंदित होकर मजे लेकर लिख रहा है। फिर से पढ़ता हूं, जिसे जानकी अम्मा जैसी सबल सक्षम आचार्या ने पढ़ाया, घोटाया, औटाया और रटाया। वाह। तो आगे पढ़ता हूं, बाप रे
अंग्रेजी साहित्य हमें कुछ समय कपिला मलिक, अब कपिला वात्स्यायन, जो एक गरिमामयी वरिष्ठ अधिकारी हैं, परंतु तब चपल चंचल तब चपल चंचल चंदनी नवयुवती थीं, जिन्होंने अपनी मौज और हमारे आग्रह पर मिरांडा हाउस के प्रांगण में बिना साजिंदों के हमें भरतनाट्यम की मुद्राएं, भंगिमाएं भी दिखला दी थीं। कृष्णा इसाइयोलॉफ, जो नमतर लहजे में बेहद मारक बातें बोल जाया करती। अंत में मिस प्रसाद, अब श्रीमती रघुवीर, जो काव्य पढ़ाती थीं और साहब खूब पढ़ाती थीं। उनके उच्चारण से लेकर अर्थ व्याख्या तक कभी गोल कभी धनुषाकार होते, कभी गोल कभी धनुषाकार होते, होठों से लेकर काले चश्मे के भीतर हंसती पिघलती स्निग्ध आंखों के ऊपर तनी बनी अबरू तक में एक खास संप्रेषणीयता और कशिश थी, जिसके कारण टी.एस. इलियट की हॉलो मैन, कॉलरिज की कुबला खान, टेनिसन की द लोटस ईटर्स और रूपर्ट ब्रुक की द ग्रेट लवर के अर्थ आप से आप समझ आते चले जाते। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा बीच बीच में कमेंट्स भी आवश्यक हैं। यहाँ देखिए कि किस तरह मंजुल भगत अपने लोगों के साथ, चाहे उनकी सहपाठिनी हो, चाहे उनके शिक्षक हों, कैसे जुड़ी हुई हैं। वे पहले क्या थीं, अब क्या हैं, पहले उनका सरनेम क्या था, अब क्या सरनेम है, वर्तमान में वे किस तरह के कामों में लगी हुई हैं, इन सब का हिसाब रखती हैं यथासंभव। तो यह मंजुल भगत जी का एक कहिए सबल पक्ष है कि वे लोगों के साथ जोड़ी रहीं, लोगों को अपने साथ जोड़ी रख सकी। एक बड़ी बात मुझे लगता है जिसे हम रेखांकित कर सकते हैं कि लेखक बिल्कुल अतीत, वर्तमान, इन सब के बीच चल रहा है और इस तरह से अपने संस्मरणों को लिख रहा है कि आपको उस शख्सियत के अतीत में भी ले जा रहा है और लिखे जाने के समय की जो उसकी स्थिति है उसकी भी चर्चा कर रहा है। वह अपना एक उत्तरदायित्व समझ रहा है कि वर्तमान में वे शख्सियतें क्या कर रही हैं। खैर, आगे बढ़ता हूं। हिंदी साहित्य पर बात हो रही है, हिंदी की ही लेखिका मूल रूप से, हालांकि उन्होंने स्वयं अपनी कुछ एक कृतियों के अंग्रेजी में भी अनुवाद किए और दूसरे लोगों ने कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में उनकी कृतियों के अनुवाद किए। तो आते हैं कि हिंदी का एक रचनाकार अपने विद्यार्थी जीवन में हिंदी शिक्षकों को लेकर क्या सोचता है। मंजुल लिखती हैं, हिंदी साहित्य की आचार्य मिस कमला गर्ग, अब श्रीमती सांघी, प्राचार्य श्यामा प्रसाद कॉलेज, अपने महीन जहीन सुर, निर्बाध वैचारिक गति और सहज सरल शब्द प्रवाह में गहरे तक हमें छूती भिगोती चली गई होंगी। भरी सभा में एक बार हम पर उन्होंने छींटाकशी कर दी। अब अगर मंजुल यह लिखती भरी क्लास में, तो गद्य का वह क्लास नहीं रहता जो अभी है। मंजुल ये नहीं लिख रही हैं कि भरी कक्षा में, भरी क्लास में। मंजुल का लेखक लिखता है भरी सभा में। गौर कीजिएगा, भरी सभा में एक बार हम पर उन्होंने छींटाकशी कर दी। जाने किस संदर्भ में भाषण देते देते बोली कि अब देखो मंजुल जैन को ही ले लो। तब हम यही थे, तब मंजुल भगत
मंजुल जैन थी। कि अब देखो मंजुल जैन को ही ले लो, इस समय दिवा स्वप्न की तंद्रा में है, परंतु विशुद्ध अजगरी चाल है इनकी। नींद से जब जागेंगी तब जाने क्या कुछ लपेट में ले लेंगी। सारी जमात जब हमारी तरफ मुखातिब होकर भाषण की एक रस्ता इस तरह भंग हो जाने का आनंद सस्वर लेने लगी, तो हमने झुरझुराकर आंखें खोली और मिस पर टिका दी। अब एक गद्य देखिए, झुरझुराकर आंखें खोली। चित्रात्मक जो शैली हो सकती है गद्य लेखन की, वह हम यहां पाते हैं। दृश्य परक मंजुल लिखती हैं, तो हमने झुरझुराकर आंखें खोली और मिस पर टिका दी। इसी पुरअसर ताने की वजह से हम बैठे ठाले बिना हिले डुले पास कोर्स में टॉप कर गए। इस ताने से, ताने का कितना असर पड़ा, कहीं ना कहीं मंजुल भगत जो है कितनी प्रभावित हुई इस कटोक्ति से, इस वक्रोक्ति से, इस ताने से। वे लिखती हैं, और यह बात भी जो अभी लिख रही हैं कि पास कोर्स में टॉप कर गए, आगे आपको यह सुनने को मिलेगा, वह कितना रोचक वाकया है। कोई विश्वास नहीं कर रहा, घर के लोग इसको मान नहीं रहे हैं, घर के लोगों को लग रहा है कि मंजुल फेल कर जाएंगी, मगर वो टॉप कर रही हैं। 3 इडियट्स फिल्म को याद कीजिए, वहां भी कुछ ऐसे दृश्य हैं। खैर, वो आगे स्वयं इस आलेख में, इस संस्मरण में आप सुनेंगे। वे लिख रही हैं, इसी पुरअसर ताने की वजह से हम बैठे ठाले बिना हिले डुले पास कोर्स में टॉप कर गए, यानी कि एकदम टॉप। यहां तक अचंभा भाई लोगों को हुआ कि हमारे पड़ोसी जो अखबार में नीचे से हमारा नाम खोज रहे थे, उतनी ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं, और अखबार फेंक कर बोले, वो पड़ोस की रानी तो गच्चा खा गई। रानी हमारा घर का नाम था। यही असर पिताश्री पर भी हुआ, पर उनकी समदृष्टि सदा टॉपर्स को सराहती रही है। पर उनकी समदृष्टि सदा टॉपर्स को सराहती रही है, सो उन्होंने आदतन जो वहाँ निगाह डाली, तो उनकी इस बेटी का नाम एकदम शिखर पर यूं जगमगा रहा था मानो वह किसी और का नाम हो। पिताश्री की मूक दृष्टि वहां देर तक खुबी रही। इसी बीच हमारी दादी, जिन्होंने हमारे उत्तीर्ण होने पर हनुमान जी का, और माँ जिन्होंने साईं बाबा का, और हमें पालने वाली दाई जो बंगालन थी, ने देवी दुर्गा का प्रसाद बोला हुआ था। हाथ बांधे एकटक पिताश्री का चेहरा निहार रही थी। मैं कुछ एक प्रतिक्रियाएं ले लूं। डॉक्टर मधु छंदा जी जुड़ी हुई हैं, शुक्रिया। सरोज कौशिक जी नमस्कार। मृदुला गर्ग जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत आभार। आपके ही सहयोग से, आपके ही मार्ग निर्देशन में जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है कर रहे हैं। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं, आपका पठन मुझे मूक कर गया, निशब्द बेजुबान। जी हार्दिक आभार। ये हौसले कहीं न कहीं थकान को तो मिटा ही देते हैं, और यह जो मैं पंखा और एसी बंद करके बैठा हुआ हूँ, कहीं न कहीं हम इस बात को भी बिसरा देते हैं। ऐसी टिप्पणियाँ हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और इस तरह के कार्यक्रमों में भरोसा बना रहता है आप सभी वरिष्ठ रचनाकारों के साथ। आगे पढ़ता हूँ जी। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ जो है बेटी को पास
कर देने के लिए उसकी माँ, उसकी दादी जो है अलग अलग मन्नतें मांग रही हैं। और स्वयं जो बाई हैं, जो बांग्ला भाषी हैं, वह भी अपने इस घर की बेटी के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। मृदुला जी लिख रही हैं, आपके कमेंट मजेदार हैं जी। पता नहीं कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा, छोटी सी कोशिश अपनी ओर से जी। आगे पढ़ता हूँ। मृदुला जी भी अभी आने वाली हैं मित्रों, तो सुनिएगा। हाँ, तो अभी कई जगहों पर मृदुला जी बखूबी आती हैं और उसी तेवर से आती हैं जिस तेवर के लिए वे जानी जाती हैं, आज भी और तब भी। तो खैर आगे पढ़ता हूँ। आपने सुना कि ये सभी तीन स्त्रियां, माँ और दादी और घर की जो दाई है, जो बंगालन है, ये तीनों हाथ बांधे एकटक पिताश्री का चेहरा निहार रही थीं। हम भी सिटपिटाए से एक कोने में खड़े थे। आखिर पिताश्री ने संभाल कर कहा, रानी पास हो गई। हम सब एक साथ हुर्रे के अंदाज में आए ही थे कि सुनाई पड़ा, बल्कि फर्स्ट क्लास आया है। एक बार फिर सबकी हरकत सहम गई। लेकिन यह यूनिवर्सिटी में टॉप कैसे कर गई? पिताश्री के मुख से निकला, हाँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मां से न रोया गया न हंसा। तभी हमारी छोटी बहन, आज की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने मां के असमंजस का अनुवाद कर दिया। भाषा देखिए, मां के असमंजस का अनुवाद कर दिया। अभी किसी कार्यक्रम में मुझे याद आ रहा है, राजेश जोशी जी की एक कविता है जिसमें वह कवि का कर्म शीर्षक कविता में इन बातों की ओर जिक्र करते हैं, और उसमें संगीत का और पत्तियों की जो सरसराहट है, उन सब के अनुवाद को लेकर कवि कैसे जूझता है इसकी बात करते हैं। यह पढ़ते हुए मुझे राजेश जोशी जी की वह कविता, कवि का कर्म भी याद आ रही है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। तभी हमारी छोटी बहन, आज की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने मां के असमंजस का अनुवाद कर दिया। एक और मंजुल जैन भी तो हो सकती है। ये मृदुला जी बोल रही हैं, एक और मंजुल जैन भी तो हो सकती है। हम बैठ गए, पर पिताश्री ने जेब से रोल नंबर निकालकर नाम से मिलान किया और आखिर 1955 के इस अचंभे को सच मान लिया गया। और आखिर 1955 के इस अचंभे को सच मान लिया गया। कई बार कोई सफलता, कोई खुशी अचंभे के साथ आए तो उसका अलग आनंद है, सचमुच। आगे लिखती हैं मंजुल जी, उधर कॉलेज में दर्शन शास्त्र की आचार्या हुआ करती थीं मिसेज पॉल, जो भाषण दिया करती थीं इस हिदायत के साथ कि अच्छे बच्चों को कुंजी की तलब कभी नहीं उठनी चाहिए। अब मिसेज पॉल ही के विषय लॉजिक में हम उस सस्ते जमाने में, यानी जब 60% से ऊपर के नंबर सचमुच की प्रथम श्रेणी मानी जाती थी, 79% ले उड़े। तब मिस प्रसाद ने दन्न से यह खुशखबरी मिसेज पॉल को सुना दी। उनकी आंखों के सन्मुख यकीनन हमारा उस जमाने का बहुप्रचलित महा फैशनेबल तंबूनुमा स्वैगर कोट लहरा गया होगा। अब देखिए, उस समय का परिधान देखिए, उस समय शिक्षकों की वस्त्र सज्जा देखिए, सब पर कमेंट्स हैं। और वे कमेंट्स एक हरे नहीं हैं, वे कमेंट्स कहने के लिए नहीं कहेंगे, कहां पर कहना है, किस तरह से कहना है। मंजुल का कथाकार इस बात को जानता समझता है। वे लिख रही हैं कि उनकी आंखों के सन्मुख यकीनन हमारा उस जमाने का बहुप्रचलित
महाफैशनेबल तंबू नुमा स्वैगर कोट लहरा गया होगा, जिसकी जेबों में हम जेबी उपन्यास खोस कर टहलते हुए उसकी कक्षा में पहुंचा करते। स्वयं की वस्त्र सज्जा पर वे कमेंट करती हैं, स्वयं किस तरह के कपड़े पहन रही हैं, क्या क्या कर रही हैं कॉलेज में। आगे लिखती हैं, कसम ले लो जो कभी कागज कलम साथ ले गए हों। अब मिसेस पॉल बोली तो क्या बोली, क्या मैं उम्मीद कर सकती हूं कि तुम एमए दर्शन शास्त्र में करने की नहीं ठान रही होगी। हम भला क्या उत्तर देते। उत्तर दिया मिस प्रसाद ने ही। क्या उत्तर दिया? नो, वी वुड लव टू हैव हर इन इंग्लिश लिटरेचर। अब यहां पर थोड़ा सा रुकता हूं। एक मेधावी विद्यार्थी को लेकर तब के शिक्षक कितने अटैच्ड हुआ करते थे। जो फिलॉसफी की टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी इच्छा है कि मंजुल भगत फिलॉसफी में एमए करें, और जो अंग्रेजी पढ़ा रही हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं, मंजुल को अंग्रेजी में एमए करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि उसे लेकर अलग अलग शिक्षक इस तरह सोच रहे हैं। आज भी कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं, और जहां भी हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल का मतलब हायर सेकेंडरी कहिए, तो वैसी स्थितियां आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। किसी विद्यार्थी के लिए ये संस्मरण उतने ही खास होंगे अगर अलग अलग शिक्षक उसे अपने अपने विषयों में लाने के लिए कहें, सोचें। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है मंजुल जी के साथ, आगे की यात्रा करते हैं। तो हम विश्वविद्यालय पहुंच गए। अंग्रेजी साहित्य में एमए ना करने, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी साहित्य में एमए ना करने, यानी एन परीक्षा के सर पर आ जाने पर पर्चे देने का इरादा मुलतवी कर दिया, वजह कोई भी रही हो। अब चलो, आपसे क्या छिपाना। एमए की कक्षा में बैठे बैठे हमारा उम्र भर का इकलौता इश्क हो गया। अब देखिए मित्रों, यहां कहानी खिल जाती है। यहां संस्मरण में सहसा एक नया कोण आ जाता है, प्रेम का, युवावस्था के दिनों का एक माइलस्टोन किसी के भी जीवन का। शुरू में लेखिका सोचती है कि न बतलाएं, फिर लगता है कि बतलाते हैं। कैसे उन पलों का अपना एक महत्व है, और कैसे हम उसे अपने गद्य में, अपने लेखन में लेकर आते हैं, किस अदा के साथ लाते हैं, इसको भी देखिए। वे लिख रही हैं कि चलो, आपसे क्या छिपाना, एमए की कक्षा में बैठे बैठे हमारा उम्र भर का इकलौता इश्क हो गया। हर किताब के पन्नों में से हमें उनका चेहरा झांकता नजर आने लगा। मिस प्रसाद के अल्फाज में उन दिनों हमारे चेहरे पर से that wide eyed wonder about literature and life, that wide eyed wonder about literature and life गायब हो चुका था, और एक बौड़म अहमकपना स्थायी भाव बन गया था। बहर खैर, उर्दू देखिए, उर्दू तो उन्होंने उर्दू सीखने के लिए मौलवी ही रखी, और वह मौलवी उनके साथ बना रहे, इसके लिए कुछ और विद्यार्थियों की व्यवस्था की। हम सभी लोग अपने अनुभवों से इस बात को जानते समझते हैं कि कैसे किसी शिक्षक को अगर रोकना है, उससे पढ़ना है, तो कुछ और विद्यार्थियों को भी अपने साथ लाने की जहमत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार यह काम हमारे माता पिता करते हैं, कई बार बड़े बच्चे स्वयं ही कर लेते हैं, जिसकी ओर संकेत मंजुल जी ने इस संस्मरण की शुरुआत में ही किए। आगे बढ़ता हूं। बहर खैर,
उन्हीं की बदौलत आज हम मंजुल भगत बने बैठे हैं। उन्हीं मतलब उनके प्रेमी, प्रेमी जो पिया बना। ये मेरी ही एक कविता की पंक्ति है, प्रेमी जो पिया बना। खैर, कुछ आलोचकों का कहना है कि यदि हम पीएचडी, डीलिट वगैरह तक पढ़ जाते तो एकेडमिक होकर रह जाते और मौलिक साहित्य सृजन न कर पाते। परंतु इस तथ्य को प्रख्यात रचनाकार मन्नू भंडारी ने झुठला दिया है। कुछ कहते हैं कि हमारे सृजन के लिए पास कोर्स बेहतर साबित हुआ। इसके लिए हम शुक्ला नांगिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अजाने में अंग्रेजी ऑनर्स से इतना सहमा दिया कि हम वहाँ से कूच कर गए और बाद को वे इत्मीनान से बीए फाइनल में उसी विषय में टॉप कर गई। अब यह कहानी यहाँ पर खुलती है कि हो सकता है शुक्ला नांगिया जो यह लिख रही हैं कि अजाने में किया हो, या यह भी लगा हो कि एक कड़ी प्रतिद्वंदिनी को क्यों नहीं शुरुआत में ही परे कर दिया जाए। तो यह कहानी जो शुरू में जो बात चली थी वो यहाँ पर आकर खुलती है। लिखती हैं मंजुल, इसके लिए हम शुक्ला नांगिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अजाने में अंग्रेजी ऑनर्स से इतना सहमा दिया कि हम वहाँ से कूच कर गए और बाद को वे इत्मीनान से बीए फाइनल में उसी विषय में टॉप कर गई। एक बात है, अब लिखने को लेकर मंजुल अपनी बात कहती हैं, वे कैसे लिखा करती हैं। तब भी बिस्तर में पसर कर गंभीर से गंभीर विषय पढ़ना हमारी अदा में शुमार था, और अब भी अधिकांश लेखन बिस्तर में गौ तकिए के सहारे उठंग बैठकर होता है। अब आप बिल्कुल एक चित्रात्मक भाषा देखिए, बिस्तर में गौ तकिए के सहारे उठंग बैठकर होता है। अमृता प्रीतम का जो चित्र है लेखन करते हुए, वह आपको आपके जेहन में वह चित्र आ सकता है। खैर, आगे लिखती हैं वे, बिस्तर ही हमारा स्टडी डेस्क रहा है। हाँ, अभी बिस्तर पर बैठे लेटे ख्याल आया कि एकेडमिक होते हुए भी उत्तम रचनाकारों की श्रेणी में मृणाल पांडे, इंदु जैन, सुनीता जैन, अर्चना वर्मा, अरुणा सितेश, नीलिमा सिंह वगैरह की पूरी श्रृंखला है। यानी हम रहे अनपढ़ के अनपढ़। एक बार जी में आया था कि बेटी पूनम के साथ एमए में दोबारा दाखिला लेकर देखें, पर बेटी अड़ गई कि मम्मी तुम मेरे साथ बैठकर नहीं पढ़ोगी। अभी कितना खूबसूरत गद्य है और किस तरह से एक ईमानदार बयानबाजी भी है। उन्हें लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वे कोई अच्छे गल्पकार नहीं हो सकते, और उसके लिए उदाहरण देती हैं स्वयं कई ऐसे लेखक और प्रोफेसर का जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहे और जो अन्यथा भी कुछ न कुछ एकेडमिक कामों में व्यस्त रहे। अगर हम बात करें मन्नू भंडारी की, तो वे तो स्वयं उस कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाती रहीं। अर्चना वर्मा भी वहाँ पढ़ाती रहीं लंबे समय तक। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से मिरांडा हाउस का अपना एक खास महत्व है। एक ऐसा उसकी ऐसी विरासत है जिसकी ओर भी हमारा ध्यान जाता है। अभी जो किताब आई है वाणी मंजरी दास जी की खामोशी तोड़ते हुए दिन, उसमें भी मिरांडा हाउस की चर्चा होती है। अभी हमने हाल ही में कृष्ण पटनायक जी पर एकाग्र किया। जाने माने राजनीतिक कर्मी और विचारक, लेखक संपादक कृष्ण पटनायक जी, वाणी मंजरी दास उन्हीं की पत्नी हैं, उड़ीसा में रहती हैं, भुवनेश्वर में, और वे बड़ी ईमानदारी से इसी मंच पर
अपनी बात करती हैं। और इस पुस्तक में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। खास जो मिरांडा हाउस जी से जुड़ी हुई बात है वह इस पुस्तक का एक अध्याय है, जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ, खामोशी तोड़ते हुए दिन। इसमें एक अध्याय है डॉक्टर लोहिया की परम मित्र रमा मित्र। रमा मित्र यानी रोमा मित्रा, उनकी प्रेमिका। यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि किशन पटनायक जी कैसे राम मनोहर लोहिया जी के साथ बने रहे और उनके विचारों से प्रभावित रहे। लोहिया जी के जाने के बाद कैसे भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, उसका किस तरह से अपने तय लोगों को उस विचारधारा में जोड़ते रहे। तो यहाँ वह प्रसंग आता है। मैं एक आध उद्धरण यहाँ पर लिख रहा हूँ। खामोशी तोड़ते, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, खामोशी तोड़ते वे दिन से। वाणी जी लिखती हैं, किशन जी ने रमा मित्र की मुझसे मुलाकात कराई थी। पता नहीं क्यों पहली मुलाकात में ही उनके प्रति आकर्षित हो गई, जबकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। वे भी मुझे काफ़ी आदर करने लगी थी। कुछ दिन बाद जब मुझे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो मैं उनके प्रति और आकर्षित होती चली गई। मेरे मन में उनके प्रति लगातार प्रेम और सम्मान बढ़ता गया। इस तरह से और कई बातें हैं लोहिया जी को लेकर, और मैं एक छोटा सा अंश और पढ़ता हूँ जो इनसे जुड़ा हुआ है, रमा मित्र जी के साथ, जो मूल रूप से रोमा मित्रा रहीं। वो मिरांडा हाउस का प्रसंग है। चूंकि अभी मिरांडा हाउस की बात हो रही है तो क्यों नहीं इस प्रसंग को भी पढ़ लिया जाए। वे दिल्ली के विख्यात कॉलेज मिरांडा हाउस में लेक्चरर थी। उन्होंने वहाँ 1949 से 1989 79 तक, उन्होंने वहाँ 1949 से 1979 1979 तक पढ़ाया। वहाँ के छात्र उनसे काफ़ी घुले मिले थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्र उनसे जुड़े रहते थे। वे डॉक्टर लोहिया के युवजन की कल्पना को साकार करती रहीं। यूँ कहें, वे लोहिया के रहते और उनके निधन के बाद भी उनकी नीतियों, सिद्धांतों, आदर्शों का प्रचार करती रहीं। लोहिया के निधन के बाद उन्होंने लोहिया थ्रू लेटर्स किताब लिखी और आगे कई और प्रसंग आते हैं। तो मिरांडा हाउस की चर्चा हो रही थी, जिसकी अपनी एक समृद्ध विरासत है। विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य हो, राजनीति हो या शिक्षा के तमाम अलग अलग विषय, कैसे वहाँ एक से बढ़कर एक लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और वहाँ से निकलते रहे। हमने मनु भंडारी और अर्चना वर्मा की भी बात की। तो आइए हम वापस मंजुल भगत जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि वे आगे क्या लिख रही हैं। अब तक हमने यह सुना कि जब इन तमाम लोगों को देखकर, जिनमें मृणाल पांडे हैं, इंदु जैन हैं, सुनीता जैन हैं, अर्चना वर्मा हैं, अरुणा सितेश हैं, नीलिमा सिंह हैं, तो हार न मानने वाली मंजुल भगत एक बार फिर से सोचती हैं और अपनी बेटी पूनम से कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ एमए दोबारा करती हूँ। कोई भी बेटी मना करती है, पूनम भी अड़ जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे साथ बैठकर नहीं पढ़ोगी। इस तरह के विषय पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। खैर, हम मंजुल भगत जी के इस संस्मरण में आगे बढ़ते हैं। मंजुल लिखती हैं, एक मलाल हमें और है। मिस प्रसाद के पिताश्री एक ट्रस्ट बना गए थे। मिस प्रसाद के पिताश्री एक ट्रस्ट बना गए थे, जिसके तहत बीए तीनों वर्षों में वार्षिक तथा
अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अंग्रेजी में निरंतर कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार हमें मिलना था, पर काश हमने अर्धवार्षिक परीक्षा बीए फाइनल में गोल न कर दी होती। यही नहीं, मिस प्रसाद की जवाब तलब करने पर हमने यदि कोई ढंग का बहाना बनाकर विनम्र निवेदन कर दिया होता तो औसत निकालकर पुरस्कार हमें ही दिया जाता। पर हमने कोई नामाकूल सा अपनी जान में बिरबल की सी हाजिर जवाब शैली में उत्तर दे दिया, जिसकी बदौलत भुवनेश्वरी देवी को मिल गया। वह वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की पढ़ी हुई काबिल लड़की थी और मंच पर पुरस्कार स्वीकारने के पश्चात उसने हमसे क्षमा याचना की। अब यह गौर कीजिए, कितनी बड़ी घटना है। उस समय के मूल्य भी हमारे सामने आते हैं, लोगों का स्वभाव भी समझ में आता है। मैं इस अंश को फिर से पढ़ता हूँ। वह वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की पढ़ी हुई है। यह वही स्कूल है जहाँ से प्रसिद्ध फिल्म लेखिका शमा जैदी आती हैं, और अपनी वह भी आती हैं, अगर मुझे ध्यान है तो श्याम बेनेगल की जो पत्नी हैं, मीरा संभवतः नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मीरा बेनेगल, वह भी इसी स्कूल की हैं, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की पढ़ी हुई। और यह भी देखिए, एक मिरांडा हाउस से यह बात याद आई कि शमा जैदी और मीरा बेनेगल और अपनी जो एक बड़ी चित्रकार हैं, अभी नाम मुझे याद आएगा, जो इनकी सीनियर रहीं शमा जैदी की, वे भी मिरांडा हाउस से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे एकाग्र में आई भी थीं जब हम शमा जैदी पर कार्यक्रम कर रहे थे। अंजलि ईला मेनन की बात कर रहा हूँ। प्रसिद्ध चित्रकार अंजलि ईला मेनन भी मित्रों मिरांडा हाउस की ही हैं। शमा जैदी मशहूर फिल्म लेखिका मिरांडा हाउस से आती हैं। मीरा बेनेगल जो कई क्षेत्रों में सक्रिय रहीं और श्याम बेनेगल जी की अर्धांगिनी हैं, वे भी उसी कॉलेज से आती हैं। खैर, मंजुल लिखती हैं, वह वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की पढ़ी हुई काबिल लड़की थी और मंच पर पुरस्कार स्वीकारने के पश्चात उसने हमसे क्षमा याचना की। पर उम्र भर के लिए एक ग्रंथि हमारे मन में गहरे बैठ गई। अब जब भी हमारी किसी पुस्तक पर पुरस्कार घोषित होता है, हमें लगता है ऐन वक्त पर मंच पर हम नहीं, भुवनेश्वरी देवी उसे कबूल रही होंगी और हम दर्शक दीर्घा में बैठे ताली पीट रहे होंगे। किस तरह से मंजुल जी की भावना यहाँ पर प्रकट होती है और वे कैसे उस घटना को जोड़ती हैं। वे लिखती हैं, अब जब भी हमारी किसी पुस्तक पर पुरस्कार घोषित होता है, हमें लगता है ऐन वक्त पर मंच पर हम नहीं, भुवनेश्वरी देवी उसे कबूल रही होंगी और हम दर्शक दीर्घा में बैठ ताली पीट रहे होंगे। खैर छोड़िए, आइए आपको कुछ उन दिनों की मिरांडा हाउस बालाओं के बारे में बतलाएं। सरोज वशिष्ठ, जो आज 1/4 शतक से अधिक से आकाशवाणी में कार्यरत हैं, लेखिका व पत्रकार हैं, तब भी एक जागरूक सक्रिय तनवंगी हुआ करती थी। साफ गेहुआ रंग और तराशे हुए नक्श। उन दिनों मिरांडा हाउस में एक बेहद दिलचस्प और आकर्षक लड़की हुआ करती थी, सुधा हून। जी हाँ, अब की सुधा चोपड़ा, जो दूरदर्शन से चलकर सिने जगत में प्रवेश पा चुकी हैं। सुधा हून, जी हाँ, अब की सुधा चोपड़ा, जो दूरदर्शन से चलकर सिने जगत में प्रवेश पा चुकी हैं। यहाँ यह भी बतला दूं कि मृदुला गर्ग, जो इस कार्यक्रम को देख भी रही हैं, हम सबकी प्रिय रचनाकार और मंजुल भगत की छोटी बहन,
वे भी मिरांडा हाउस में ही आती हैं बाद में, है ना। आप में से कई लोग इस बात को जान ही रहे होंगे, फिर भी हमने इसे उद्धृत किया। मंजुल लिखती हैं सुधा हून को लेकर, जो बाद में सुधा चोपड़ा बनती हैं, कि उन्हें तब भी नाटक करने का शौक था। उन्होंने दिल्ली का आखिरी मुशायरा विश्वविद्यालय के मंच पर स्वयं तो खेला ही, हमें भी खिलवा दिया। मुझे यह बात भी यहाँ पर याद आ रही है मित्रों कि दिल्ली का आखिरी मुशायरा, यह नाटक हमने भी देखा, दिल्ली में नहीं, जबकि मैं स्वयं दिल्ली में रहा हूँ 17 वर्षों तक, मगर दिल्ली में नहीं, यह नाटक हमने देखा जयपुर में। तमाम टॉम ऑल्टर और तमाम बड़े दिग्गज अभिनेता उसमें अभिनय कर रहे थे। मैं भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित था बतौर कवि। यह बात है सार्क सूफी फेस्टिवल जयपुर की। वहीं पर अजीत कौर जी और अर्पणा कौर जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक रात्रि इस नाटक का मंचन हुआ था। मुझे यह बात भी अभी यहाँ पर प्रसंगवश याद आ गई। दिल्ली का आखिरी मुशायरा। विश्वविद्यालय के, मंजू लिखती हैं, विश्वविद्यालय के मंच पर स्वयं तो खेला ही, हमें भी खिलवा दिया। हमें उन्होंने मिर्जा गालिब बना दिया। यूँ भी एक अरसे से वह हमारे उर्दू तलफ़ुज़ से मुतासिर थीं। यूँ भी एक अरसे से वह हमारे उर्दू तलफ़ुज़ से मुतासिर थीं और हमसे इसरार करती रही थीं कि हम उनके निर्देशन में मंच पर उतर जाएं। हमने अपनी शर्मीली शख्सियत की दुहाई देते हुए शर्त रखी थी कि अगर हमारा चेहरा ढका हो तभी हम संवाद बोल पाएंगे। हमने अपनी शर्मीली शख्सियत की दुहाई देते हुए शर्त रखी थी कि अगर हमारा चेहरा ढका हो तभी हम संवाद बोल पाएंगे। लिहाजा उन्होंने हमें घूंघट की बजाय दाढ़ी बकसते हुए पहले एक कॉमेडी में शायद दिल फेंक फफूंदी का रोल अता फरमाया था। हम दाढ़ी की आड़ में दनादन डायलॉग बोल गए, पर विश्वविद्यालय के मंच पर हम बावजूद दाढ़ी और दरबारी लिबास के अपने को पोशीदा न रख सके। कहाँ ले जाते अपनी सुरीली आवाज की जनानाधार। देखिए, प्रयास देखिए, अपना एक मन देखिए, और उस कोशिश में जिस तरह से चीज़ें मन मुताबिक न होती हैं, उस पर स्वयं ही हंसने का सलीका और हौसला देखिए। लिखती हैं, एक मिनट मुझे समय दें, मैं जरा इस लैपटॉप को चार्जिंग में लगा लूँ। जी, मंजू लिख रही हैं कि भाई, पर विश्वविद्यालय के मंच पर हम बावजूद दाढ़ी और दरबारी लिबास के अपने को पोशीदा न रख सके। कहाँ ले जाते अपनी सुरीली आवाज़ की जननाधार, कुदरती जुल्फ़ों के पेंचोखम और शरीर के बांकपन को। कोई और नहीं, मंजुल स्वयं लिख रही हैं अपने ही सौंदर्य को कुछ संतुलित ढंग से, कुछ स्वयं से ही प्यार करते हुए। और यह हक तो हम सभी का है। जो स्वयं से प्यार करेगा वही तो औरों से भी प्यार कर सकता है। यह तो पहली शर्त है, मुझे ऐसा लगता है। कहाँ ले जाते कुदरती जुल्फों के पेंचोखम और शरीर के बांकपन को। कम बख्तों ने हमारे तलफ़ुज़ पर खाक डाली और लगे सीटियों पर सीटियां बजाने। अब आलम यह कि वो कहें मुकर्रर। मैं स्वयं मित्रों आनंद ले रहा हूं। और आलम यह कि वो कहें मुकर्रर और हमारी दाढ़ी लगे थिरकने और हम मुकर्रर पे मुकर्रर होते जाएं।
अब आलम यह है कि वो कहें मुकर्रर और हमारी दाढ़ी लगे थिरकने और मुकर्रर पे मुकर्रर होते जाएं। आखिर माजरा सुधा हून की समझ में आ गया और हमें मंच से उठा पर्दे में कर दिया गया। उसके बाद सुधा चोपड़ा से मुलाकात यहीं दूरदर्शन पर हुई और हमने उनकी सोहबत और सई परांजपे के निर्देशन में खुले मुंह कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी किए। मिरांडा हाउस की कितनी ही हमसे सीनियर छात्राएं आज प्रसिद्धि पा चुकी हैं। जलवाला वैद्य, जिन्होंने अपने पति गोपाल शर्मन के निर्देशन में रामायण की एकल अभिनय प्रस्तुति दी। मिनी बोगा ग्रीन पार्क मार्केट में मौलिक आकार प्रकार के फर्नीचर का शोरूम खोले हैं। मिनी बोगा। रमी छाबड़ा उच्च सरकारी कर्मचारी नियुक्त हैं। उन दिनों कॉलेज की अनुपम सुंदरियां मानी जाती थीं सागरी और ऊना कठपालिया। अपनी चंदनी रंगत और भारतीय नयन नक्श के कारण गोरे रंग का विशेष आग्रह न था। पहरावा विशुद्ध भारतीय फैशन में था। हैंडलूम अथवा बंबई की छींटदार सूती साड़ियां, खादी का बाह वाला ब्लाउज, माथे पर टिकुली और एक चोटी या लंबे केश, जोड़े में बंधे संधे, पांव में 2 पट्टी वाली मैचिंग चप्पल और हाथ में चटाई का बना दबा हुआ एक तह वाला पर्स। एक दौर चला था बिना कलफ की सूती साड़ियां घरेलू और सादा तरीके से बांधने का भी। बोर्डिंग हाउस की लड़कियां धोबी को खास हिदायत देती कलफ न लगाने की। देखिए कितनी जानकारी है, समय की नब्ज को कैसे पकड़ती हैं। और मैं यहाँ यह भी बतला दूं, पूनम भगत इस कार्यक्रम में आएंगी, जो मंजुल भगत की बेटी हुई। और जब यहाँ कपड़ों की बात हो रही है तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि पूनम भगत देश की एक जानी मानी फैशन डिजाइनर भी हैं। तो माँ को भी देखिए, स्वयं मंजुल भगत भी कैसे उस पूरे परिदृश्य को और वस्त्र सज्जा के फैशन को यहाँ पर रख रही हैं और किस रोचक चोटीले अंदाज में रख रही हैं। और जो हकीकत चली गई है और ज़्यादा छूट लेने से ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमने मोबाइल का टॉर्च जला लिया है और कुछ ही अंश और बचे हैं। हमने ही थोड़ा ज़्यादा कई और प्रसंगों को समेटा। कोशिश यह रहती है कि रचना के बहाने कुछ और बातें भी हो सके। तो खैर मैं आगे पढ़ता हूँ। और बिजली कट गई है तो कोई बात नहीं, आज हमारे साथ मोबाइल की इस सुविधा में कुछ रोशनी की तत्काल व्यवस्था भी तो हो ही जाती है। आगे पढ़ता हूँ। एक खास अंदाज, एक खास रंग था मिरांडा हाउस का। स्टाफ भी एक विशिष्ट चुस्त दुरुस्त मिजाज में ढला हुआ था। पर उन्हीं दिनों नैतिक सीमाओं का अतिक्रमण करने वाली चंद गुमराह लड़कियों ने, जिनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते थे, कॉलेज को बदनाम कर दिया। प्रिंसिपल साहिबा मिस ठाकुरदास ने
इन लड़कियों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को लगाम देने के लिए बेहद सख्ती का रुख अख्तियार किया, पर उनकी पाबंदियां, सख्तियां अंजाम न पा सकी। तो ऐसी चीज़ें भी कॉलेज विश्वविद्यालय में घटती हैं और मुझे यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक मरहूम मंजूर एहतशाम जी भी याद आ रहे हैं। जब वे अलीगढ़ में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ के तत्कालीन वाइस चांसलर पर कुछ आक्रमण हुए और वे, उनका सादा मन, उनका सरल मन इस घटना से इतना आहत हुआ कि वे अलीगढ़ छोड़कर भोपाल आ गए। यह बात उन्होंने स्वयं मुझसे कही। भोपाल में जब हम लोग बैठे थे, लंबी बातचीत हुई थी। तो खैर, इसकी चर्चा हमने संभवतः उन पर लिखे संस्मरणात्मक आलेख में भी की है। ये 2 आलेख अलग अलग जगहों पर आए थे। आजकल में भी हमने मंजूर एहतशाम पर लिखा और हंस में न हन्यते कॉलम में भी। तो इन दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरीके से हमने मंजूर एहतशाम को याद किया। किसी एक जगह पर संभवतः यह वाकया हमने दर्ज किया है उन्हीं की भाषा में। आगे बढ़ते हैं। मंजूर लिखती हैं, हमें उन दिनों भी 2 ही प्रश्न परेशान किया करते और अब भी करते हैं। एक तो था, आपकी हॉबी क्या है? कुछ होती तो बतलाते। तब भी किताबें पढ़ना हमें हॉबी से बहुत अधिक लगता था। हर किताब की छुअन ही अलहदा असर रखती है। पढ़ने की तो बात ही क्या। जब लेखक का पुस्तक के साथ साहचर संबंध और उस संबंध का चरम देखिए। मंजूर कैसे लिख रही हैं, हॉबी नहीं, हॉबी से बहुत कुछ अधिक। वे लिखती हैं, हर किताब की छुअन ही अलहदा असर रखती है। पढ़ने की तो बात ही क्या। और आज लेखन तो खैर है ही जीने के समकक्ष। लेखन जीने के समकक्ष है, मंजूर लिखती हैं। और यह बात मित्रों चंद्रकांता जी ने भी इसी एकाग्र की एक कड़ी में बतलाई। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जब वे साहित्य अकेडमी के एक प्रोग्राम में चंद्रकांता से मिलती हैं, वहाँ वे कहती हैं कि अब मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। वहाँ मंजुल कहती हैं, डॉक्टर कहते हैं आराम कीजिए, मत लिखिए, पढ़िए। मंजुल कहती हैं कि डॉक्टर को क्या मालूम कि मैं लिखने पढ़ने से ही जिंदा हूँ। वह बात जब मंजुल इस संस्मरण को लिख रही हैं तब भी आ रही है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक प्रतिबद्ध लेखक जो अपने इस खिलंदड़े गद्य में भी अपनी गंभीरता को किस तरह से रख पाने का सलीका जानता है। हर किताब की छुअन ही अलहदा असर रखती है। मंजुल का यह गद्य किसी गंभीर आलोचक का गद्य नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ते हुए इससे प्रभावित होते हैं, जैसा कि मैं अभी हो रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आप सिहरते हैं, आप सोचने पर मजबूर होते हैं, तो यह गद्य, यह टेक्स्ट, यह भावना, यह भाव बहुत कुछ कहता है। और आज वे लिखती हैं, हर किताब की छुअन ही अलहदा असर रखती है। पढ़ने की तो बात ही क्या। और आज लेखन तो खैर है ही जीने के समकक्ष। उसका कोई विकल्प या क्यों और कैसे हो ही नहीं सकता। उसका कोई विकल्प या क्यों और कैसे हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रश्न वही हुआ करता कि बड़ी होकर तुम क्या बनना चाहती हो। उस वक्त तो खैर हम फकत बड़ा होना चाहते थे। बात देखिए, कितनी छोटी बात कितने चुटीले अंदाज में कह रही हैं। उस वक्त तो खैर हम फकत बड़ा होना चाहते थे। जिससे घर बड़ा होना क्यों चाहते थे? मंजुल का जवाब देखिए, जिससे घर
और कॉलेज की घेरेबंदी से रिहाई मिल सके और हम अपने को बखूबी गढ़ सकें एक उन्मुक्त संपूर्ण इकाई के रूप में। और फिर देखें परखें कि आखिर यह दुनिया किस चीज की बनी हुई है और कौन से विकल्प ऊर्जे हैं जो इस विराट घड़ी को टिकटिका रहे हैं और कौन से विकल्प ऊर्जे हैं जो इस विराट घड़ी को टिकटिका रहे हैं। पर अब लगता है कि आज भी हम छोटे छोटे आंख मूंदे पिल्लों की मानिंद एक दूसरे पर गडमड होते गर्माहट भरे सानिध्य को खोजते वही हैं। पर अब लगता है कि आज भी हम छोटे छोटे आंख मूंदे पिल्लों की मानिंद एक दूसरे पर गडमड होते गर्माहट भरे सानिध्य को खोजते वही हैं। कौन बड़ा होता है कभी, कौन बड़ा होता है कभी, वही घबराई बौखलाई टोह चाह तो चलती रहती है सदा साथ साथ। वही घबराई बौखलाई टोह चाह तो चलती रहती है सदा साथ। घेरे तो और भी अजान कटीले और गजीन होते जाते, घेरे तो और भी अजान कटीले और गजीन होते जाते हैं। लहूलुहान होकर टूट टूट कर फिर से जी उठने की शक्ति ही प्राप्त करते रहना है। घेरे तो और भी अजान कंटीले और गशीन होते जाते हैं। लहूलुहान होकर टूट कर फिर से जी उठने की शक्ति ही जुटाते हुए रहना होता है। मंजुल भगत, देखिए यह गद्य जिस तरह से खिलंदड़ेपन के साथ शुरू होता है और किस दार्शनिक अंदाज में अपनी परिणति को प्राप्त होता है। एक साथ कितने रंग हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जीवन और जीवन के अनुभव ऐसे ही कई कई रंगों से बने हुए हैं। मगर किसी गद्य में, किसी टेक्स्ट में ये रंग कब मिलेंगे मित्रों? ये रंग हमें तब मिलेंगे जब हम मंजुल भगत या ऐसे किसी समर्थ और ईमानदार रचनाकार की साधना को समझेंगे, उस बेलौस अभिव्यक्ति को बेपरवाह होकर कहना चाहेंगे। कुछ रुकेंगे, कुछ थमेंगे, अपनी उन आदतों को जो सिर्फ आदतें नहीं हैं, जो सिर्फ हॉबीज नहीं हैं, उसको जानेंगे। मंजुल भगत का यह रचनाकार यह काम अनवरत करता रहा। लेखन पठन पाठन तो नहीं कही, पाठन से तो वे वंचित ही रही। लेखन और पठन उनके लिए सिर्फ हॉबीज नहीं रहे। यह अलग बात है कि अपने लेखन में वे किस हल्के फुल्के ढंग से आती हैं, कई बार, हर समय नहीं, कई बार, मगर उसमें भी जो टीस है, जो गहराई है और जो कहन का जो अपना एक कौशल है वह उपस्थित है। वह मंजुल भगत के इस संस्मरण को खास बनाता है। मेरी इच्छा थी कि इस संस्मरण पर स्वयं निर्मला जैन क्या सोचती हैं वो बातें कुछ रख दूं। मैं देखता हूं अगर वह मिल जाए, क्योंकि बिजली चली गई है, तो किसी और अवसर पर हम उस बात को यहाँ पर रखेंगे कि इस संस्मरण को लेकर आलोचक निर्मला जैन ने क्या टिप्पणी की थी। किसी और अवसर पर आप सभी लोग इतनी देर तक बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का हार्दिक आभार। कल की कड़ी में हम फिर से मिलते हैं। मंजुल भगत जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।